कल एक शार्प रिकवरी हमने देखी यूएस फेड बैठक से पहले। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ डिप्स बॉट किए गए हैं या फिर बाजार में जो इनहेरेंट वीकनेस थी, जो जिटरीनेस थी, वो कहीं कम होने के साइंस आपको दिखते हुए दिख रहे हैं कल की मूव से? व्हाट इज योर टेक? फेड की बैठक पे आज नजर रहेगी। प्रियंका, देखिए पहले बात करते हैं यूएस मार्केट के अंदर जो शार्प रिकवरी हुई है। जो रिकवरी हुई है काफ़ी शार्प हुई है, करीब 1300 पॉइंट के आसपास नैस्डैक बढ़ा है। एसएनपी के अंदर भी हमने देखा अच्छा खासा उछाल आया है। तो ये जो वी शेप रैली है, एक बात तो तय है कि जो पिछला हफ्ता था यूएस मार्केट का और ये जो हफ्ता है उनका कैरेक्टर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि टेक्निकली आपका जो विक्स था, सीबीओई विक्स, जो एक प्रकार का बेंचमार्क है जिसको मैं बहुत बारीकी से हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, कल वो 38-39 हो गया था। उसके बाद आपको एक रिकवरी आई है। हमें शायद कुछ और एविडेंस की ज़रूरत है यह बोलने के लिए कि यूएस मार्केट के अंदर जो फेयर है, जो मार्केट है बॉटम आउट हो चुके हैं। एक महीना पहले यूएस मार्केट में फोमो था, अब फेयर आ चुका है। अगर मार्केट 1 या 2 दिन तक स्थिर रहते हैं, थोड़ी सी रिकवरी आती है, आई थिंक देन फिर वापस मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी आएगी। बिकॉज यूएस मार्केट्स के अंदर जो फियर, जो फोमो अभी फियर बना है, वो फियर दोबारा फोमो ज़रूर बन जाएगा अगर वी शेप सी रैली आती है। तो आने वाले 2 या 3 दिन में हमें पता लग जाएगा। फेड अगर बोलता है जी देखिए हम चिंतित हैं मगर इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित नहीं है, हमें नहीं लगता है कि हमें 3 से ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद है, तो एक मार्केट काफ़ी राहत की सांस लेगा और मार्केट को उससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। तो एक ये सेकंड पॉइंट है। अब इसकी बात, अब उसको कनेक्ट करते हैं भारत से। अगर भारतीय शेयर बाज़ार से आप उसको कनेक्ट करें तो देखिए भारतीय शेयर बाज़ार को 2 या 3 पार्ट्स में चलिए डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि कहाँ पर सेलिंग सबसे ज़्यादा है। इंटरनेट, न्यू टेक, ग्लोबल रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा है, भले वो जोमेटो हो, भले वो पॉलिसी बाज़ार हो, नाइका हो, पेटीएम हो, रेडगेन हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है क्योंकि ये ग्लोबल लिंक्ड सेक्टर है। सेकंड, इस समय इंडस्ट्रियल, सिक्लिकल्स, डोमेस्टिक सेक्टर्स के अंदर आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज लोगों का मानना है कि जो भारत में बैंक्स हैं, उनके अंदर जो भारत के अंदर जो बैंक्स हैं, एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईटी कंपनीज़ हैं, हालांकि ग्लोबल सेक्टर है, मगर ये कैश जनरेटिंग कंपनीज़ हैं, इनके अंदर जो भी इस समय नैस्डैक में हो रहा है, कंपनीज़ का मॉडल एकदम अलग है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, अगर आप बात करें तो मेरा यह मानना है कि एफएमसीजी में आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। एफएमसीजी में आउट परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है जी? महंगे शेयर थे इसलिए आ रहा है बिकॉज लोगों का सडनली मानना है कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है तो इस समय हो सकता है कि ऐसे कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो इन्फ्लेशन नीचे आने से जिनको बेनिफिट मिले। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ये एफआईआईस की जो अब बिकवाली शुरू हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जब स्टार्टिंग में बिकवाली जब हम दिसंबर में देख रहे थे तो उसका इम्पैक्ट इतना भारतीय बाजारों पे नहीं पड़ रहा था, तो हम इससे ज़्यादा नहीं डर रहे थे। बीच में खरीदारी आई, लेकिन अब फिर से एक बिकवाली देख रहे हैं और 9 दिनों में ही करीब 20,000 करोड़ के शेयर्स बेच के जा चुके हैं एफआईआईस कैश मार्केट में। तो इसे अब कैसे देखना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया कि ये जो बिकवाली आ रही है इससे थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और आगे का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं आप? पूजा, आपकी बेटी को आप अभी नर्सरी राइम्स आप सिखा रही होंगी, और एक बड़ी अच्छी नर्सरी राइम हमने बचपन में सीखी थी, मैं अपने बेटे को भी सिखाता हूँ, जिसका नाम था हम्टी डम्टी। आपको याद है उस नर्सरी राइम के बारे में? तो वो एंड कैसे होती है? हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। तो इंटरनेट की कंपनीज जो यूएस में थी, जिनके अंदर लोगों ने सब वैल्यूएशंस को एक तरह से इग्नोर कर दिया था, उन कंपनियों के अंदर काफ़ी बिकवाली हो रही है। क्यों बिकवाली हो रही थी जी? आप बेसिकली आपने लॉस को इग्नोर करा था, आपने इन कंपनीज़ में इस बात पे फोकस नहीं करा था कि इन कंपनीज़ के अंदर फंडामेंटल कितने आएंगे। बिकॉज लिक्विडिटी इस समय ज़्यादा थी तो लोग इन स्टॉक्स को ऊपर कर रहे थे। वह चक्र जो है लगता है इस समय रुक रहा है और उसकी वजह से एफआई की सेलिंग आ रही है। देखिए एफआई की सेलिंग दिसंबर में भी आई थी, मगर दिसंबर के अंदर डीआई की बाइंग आई थी। बिकॉज एफआई की सेलिंग आई थी और डीआई की बाइंग आई थी, काउंटर बैलेंसिंग हो चुकी थी। मगर इस समय एक बड़ा एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि डीआई नहीं खरीद रहा है, और डीआई के नहीं खरीदने के 2-3 कारण हो सकते हैं। अर्निंग सीजन है,
ग्लोबल मार्केट्स इस समय स्टेबल नहीं है, और तीसरा बजट है। तो अगर आपके पास कैश है तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे जी मैं कुछ दिन तक इस मार्केट के अंदर रुकूंगा, कुछ दिन तक मार्केट में खरीदारी नहीं करूंगा, और ख़रीदारी जब करूंगा जब मेरा या तो ग्लोबल क्यूज़ ठीक हो जाए या फिर एक इवेंट रिस्क ठीक हो जाए। तो मेरा मानना है अगर ग्लोबल क्यूज़ ठीक हो जाए, एक बजट का इवेंट रिस्क ख़त्म हो जाए, तो बिकवाली जो खरीदारी है डीआई की वापस आ जाएगी। तो अगर डीआई की खरीदारी वापस आ जाएगी तो एक काउंटर बैलेंसिंग इस मार्केट में देखने को ज़रूर मिल सकती है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरह का सेल ऑफ है, अब एक नई तरह की प्रॉब्लम सामने है कि अब खरीदें कैसे, क्योंकि फंड्स सबके पास लिमिटेड होते हैं। ऑलरेडी फंड्स पहले से भी मार्केट के अंदर लगे होंगे जिनकी मार्जिन कॉल्स भी आ जाती हैं। अब एक रिटेलर को, एक पोजिशनल ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर्स को इस समय करना क्या चाहिए, जहां पे उसका कुछ पोजीशंस पहले से आप मान के चले मार्केट्स के अंदर है और कुछ पोजीशंस वो लेना चाहेगा, तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए? डिम्पी, देखिए ट्रेडिंग का तो सिंपल रूल है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है। ट्रेडिंग के अंदर आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है, आपको स्टॉप लॉस अपने ऑनर करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग का सिंपल रूल है कि आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कैचिंग द मोमेंटम। अगर मोमेंटम वीक है, अगर आप लॉन्ग खड़े हैं, तो आपको ट्रेडिंग पोजीशंस में अगर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि आप उसको बर्दाश्त कर सके, तो आपको कहते हैं ना जी, वो एक दिल पे पत्थर रख के लॉस लेना पड़ेगा। बिकॉज छोटा लॉस बड़ा लॉस और हो सकता है, और बड़ा लॉस एक डेंजरस लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिंग के तो सिंपल रूल्स होते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट स्टॉप लॉसेस, यू हैव टू रिस्पेक्ट मोमेंटम। अगर मोमेंटम रिवर्स हो चुका है तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपको इस समय उसमें नहीं रहना चाहिए। सिंपल है, मतलब ये एक हार्ड बात है, मगर दिल में पत्थर रख के वो आपको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा मैं बता रहा था कि इस समय आपको उन स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि वैल्यू स्टॉक्स हैं, ना कि ग्रोथ स्टॉक्स हैं। उन कंपनीज में ज़्यादा फोकस करिए जिनमें डोमेस्टिक सेक्टर्स है, डोमेस्टिक बिजनेस ज़्यादा है, ना ग्लोबल बिजनेस कम है। उन कंपनियों में इस समय फोकस ना करिए जिनके अंदर एफआई की ओनरशिप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर एफआई बिकवाली आती है तो एफआई यही बेचेंगे जो उनके पास ओनरशिप है। तो इन 2 या 3 कैटेगरी वाले शेयर्स को इस समय अवॉइड करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल क्यूज़ हो, देखिए नैस्डैक कल भी रिवर्स हो सकता है, हमें नहीं पता, कल छुट्टी है। तो आप क्या एक रिस्क लेना चाहेंगे कि आज आप पोजीशन लेके जा रहे हैं और आपको फिर आज रात की और कल यूएस मार्केट में आप अपनी पोजीशंस ओपन करेंगे, फिर आप थर्सडे को वापस आएंगे? शायद इस मार्केट में एडवाइजेबल नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो इट इज़ ओके टू वेट फॉर द बजट। बजट के बाद एक इवेंट रिस्क भी वापस हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप लेते हैं तो योर स्कोप ऑफ बाइंग एंड चूजिंग द स्टॉक्स आई थिंक विल बी मच ईजियर। अगर बजट में कोई सेक्टर में फोकस आता है, बजट के अंदर कोई हमें नई नीति देखने को मिलती है, बजट के अंदर कोई सेक्टर को अगर इम्पेटस मिलता है, तो देन यू शुड वेट फॉर दैट क्लैरिटी एंड बाय सम ऑफ दो स्टॉक्स। एक नीति तो ये होती है, तो ट्रेडर को स्टॉप लॉस ऑनर करना चाहिए। मोमेंटम अगर रिवर्स हो चुका है तो जी मेरी राय तो ये रहेगी कि स्टॉप लॉस में लेकर के हमें निकल जाना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए, बिकॉज इस मार्केट के अंदर और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तीसरा, अगर आप एकदम कंजर्वेटिव है तो बजट का वेट करिए। और चौथा, इस समय इंटरनेट रिलेटेड हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स को अवॉइड करिए, बिकॉज इनके अंदर अभी स्थिरता नहीं आई है, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी इस शेयर बाजार में काम नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सब बताने के लिए। तो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, और आपको चूज करना होगा वैल्यू स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जहां पी कम है, जहां पर इस वक्त फाइज के पास होल्डिंग कम है। सो यू हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक इन दिस मार्केट। शुक्रिया निकुंज इस जानकारी।